हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़ में। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th की। ये चैप्टर है मृदा कोलॉइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अकार्बनिक कोलॉइड्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक कोलॉइड्स के बारे में। उसमें कौन सा कार्बनिक कोलॉइड आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स, इसमें कौन सा आएगा? ह्यूमस है, वो क्या है? एक कार्बनिक कोलॉइड है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मृदा में मिलाने, मृदा में किया जाता है। यह क्या होता है? काले भूरे रंग का पदार्थ है और क्रिस्टलीय इसकी आकृति होती है। आकृति इसकी क्रिस्टलीय है, यह गहरे भूरे रंग का पदार्थ है और इसकी सी की मात्रा, धनायन विनिमय क्षमता की मात्रा 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता का अकार्बनिक मृदा कोलॉइड से अधिक होती है और यह गहरे भूरे रंग का काला पदार्थ है। और अम्लीय अवस्था में अगर इसको मिलाया जाए ह्यूमस को, मृदा की अम्लीय अवस्था में ह्यूमस को मिलाने पर यह हाइड्रोजन अधिक अधिशोषित करता है। इस हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित नहीं किया जा सकता। प्रबल बंध बनाकर यह मृदा पर स्थित होता है। मृदा के कणों पर H+ अधिक प्रबल यह बंध बनाकर रखता है। और अब इसके गुण हैं वो निम्नलिखित है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मृदा संरचना, जल धारण क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, इसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ा था। इसका जो तापमान है, मृदा ताप, ह्यूमस को मृदा में मिलाने पर तापमान बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या है कि यह गहरे काले रंग का है। काले रंग का होने के कारण इसका तापमान अधिक होता है और यह क्या करेगा? सूर्य की किरणों को अधिक अधिशोषित करके रखता है। जल धारण क्षमता भी बढ़ाता है। मृदा में मिलाने पर ह्यूमस को जल धारण क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है? रंध्रावकाश पाए जाते हैं। एक इसका रीजन है कि सुगठ्यता व सहसंजन गुण। यह ह्यूमस को मृदा में मिलाते हैं तो मृदा की सुगठ्यता व सहसंजन के गुणों में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जल धारण क्षमता बढ़ेगी, मृदा ताप क्या होगा? बढ़ेगा, बंधक प्रभाव भी बढ़ेगा। अब इसका एक मेन जो गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट है उभय प्रतिरोधन क्षमता। यह मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। उभय प्रतिरोधन क्षमता का तात्पर्य है कि मृदा की pH को आसानी से परिवर्तित न करना, क्योंकि अगर किसी पदार्थ को मृदा में मिलाएंगे तो उसकी pH परिवर्तित होगी जिससे फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमस को मृदा में मिलाते हैं तो उभय प्रतिरोधन क्षमता कि जो वह प्रतिरोधी विलयन जो मृदा की pH को आसानी से परिवर्तित ना कर सके, यह pH परिवर्तित करेगा परंतु धीरे धीरे करेगा। तो यह उभय प्रतिरोधन क्षमता का कार्य करता है, अर्थात प्रतिरोधी विलयन के रूप में ही कार्य करेगा। मृदा में मिलाने पर प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाएगा। ये इसके गुण थे। मतलब कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स ह्यूमस है, इसकी सबसे मेन गुण है कि उभय प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाता है, ताप को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, सुगठिता व सहसंजन के गुणों में क्या करता है? कमी करता है। और पोषक तत्वों को ग्रहण करने या भंडारण करने के गुण को भी बढ़ाएगा। और धनायन विनिमय क्षमता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इसमें क्या होगा? जो अम्लीय अवस्था में H+ है वो अधिक अधिशोषित होंगे और यह प्रबल बंध बना के रखेंगे, जिससे क्या धनायन को अधिक आसानी से विस्थापित नहीं किया जा सकता। और इसमें जो तत्व है अधिशोषित होने वाले या विस्थापित करने वाले हैं वो है कैल्शियम या Mg+2। ये तत्व वो मृदा पे विस्थापित रहते हैं कि मृदा में सबसे अधिक ज़्यादातर कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं, यह अधिक अधिशोषित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है मृत्तिका कणों पर
आवेश की उत्पत्ति। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्ले के बारे में या मृत्तिका के बारे में, उनकी संरचना पढ़ी थी और गुण, संरचना सूत्र, इन सबको पढ़ा था। यह किस प्रकार के गुण रखते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, मतलब कि संरचना किस प्रकार होती है, इनकी परतदार संरचना होती है। बाकी आप अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो आइकन बटन को दबाकर देख लें कि पिछली वीडियो में हमने क्ले के बारे में पढ़ा था। क्ले की संरचना परतदार होती है और परतों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। अब इन आयन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ये हम पढ़ेंगे आज की। मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट है समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन मतलब क्या है, समान आकृति। समान आकृति का तात्पर्य है कि समान आवेश। वे तत्व जिनमें क्या होगा कि समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या है कि समान आकृति और समान आवेशकता हो, अर्थात कि जो एक धनायन है वो दूसरे धनायन को विस्थापित करेगा, वो क्या होगा, समाकृतिक प्रतिस्थापन। या एक ऋणायन है वो दूसरे ऋणायन को विस्थापित करे तो वो समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। कि एक धनायन है वो दूसरे धनायन को या प्रबल धनायन दुर्बल धनायन को विस्थापित करे, वो समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। ये समाकृतिक प्रतिस्थापन है। इसके द्वारा आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते हैं कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन पर चार्ज होता है प्लस का 4। इसको संतुलित करने के लिए हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। ये अब उदासीन की स्थिति में है कि सिलिकॉन के प्लस चार्ज को मतलब प्लस 4 चार्ज को कौन संतुलित कर रहा है, ऑक्सीजन के 4 जो अणु हैं वो, कि 1 और 2 और 3 और 4। ये समाकृतिक प्रतिस्थापन होगा कि SI4 को कौन संतुलित कर रहा है, O-, ये 4 O कर रहे हैं। अब जो सिलिकॉन है उसके द्वारा, सिलिकॉन के द्वारा एल्यूमिनियम लिया जाता है या एल्यूमिनियम है वो सिलिकॉन को विस्थापित करेगा तो Al का चार्ज होता है +3। अब तो +3 है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मैं Al लेके आऊँ, एल्यूमिनियम इस पे चार्ज होता है +3, तो हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 3। तो अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन चाहिए, 3 हमने संतुलित कर दिए। अब ये जो 1 ऑक्सीजन बचेगा ये क्या होगा, ऋणावेश की उत्पत्ति करेगा। मतलब एक आवेश सहित 3 ऑक्सीजन के अणु थे उन्होंने एल्यूमिनियम के +3 चार्ज को संतुलित कर दिया। जो एक बचा है, जो ऑक्सीजन बचेगा, इन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश। मृत्तिका कणों पर हमेशा ऋणावेश पाया जाएगा और ह्यूमस पे भी ऋणावेश पाया जाता है। तो हमने एक जो ऋणावेश उत्पन्न किया वो किसकी सहायता से किया कि सिलिकॉन के पास क्या थे, 4 ऑक्सीजन के अणु थे। सिलिकॉन के द्वारा एल्यूमिनियम के द्वारा सिलिकॉन को विस्थापित किया गया और एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3। 3 चार्ज हमने इसे देकर संतुलित कर दिया और 1 ऑक्सीजन जो बचा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास आवेश की उत्पत्ति होगी। कि समाकृतिक प्रतिस्थापन में क्या होगा कि समान जो धनायन है वो दूसरे धनायन को विस्थापित करेगा, धनायन धनायन को करेगा और ऋणायन ऋणायन को करेगा। अब एल्यूमिनियम ने सिलिकॉन को विस्थापित किया और एक आवेश हमारे पास हो गया। तो पहला तो ये था कि आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार कर सकते हैं, समाकृतिक प्रतिस्थापन के द्वारा। और जो दूसरा है वो है खुले क्रिस्टल किनारे। अब इन पे आवेश कौन सा पाया जाता है, ऋणावेश। इसमें भी क्या होगा, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे,
ऑक्सीजन मतलब या फिर ऋणावेश की क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। किस प्रकार करेंगे हम पढ़ेंगे कि खुले क्रिस्टल किनारे में क्या होता है कि जो मृत्तिका है वो किस में पाई जाती है, परतदार संरचना पाई जाती है, और जो इसके किनारे होंगे वो क्या होंगे, ओपन होते हैं या फिर खुले होते हैं। अब इसके पढ़ते हैं, जैसे इसकी अभिक्रिया करवाई हमने SiOH, ये हमारे पास क्या है, एक मृत्तिका, इसके साथ हमने करवाई हाइड्रोक्सिल अणु की अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या करेगा, SiO- और H2O क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब सिलिकॉन के पास क्या चार्ज आ गया, ऋणावेश, ये क्या हो गया, मृत्तिका पर ऋणावेश, क्योंकि मृत्तिका क्या होती है, SiO2। अब इसमें क्या हो गया, सिलिकॉन के पास बच गया क्या, एक ऋणावेश। पहले ये क्या था, उदासीन था, अब ये क्या, उदासीन रहित। इस प्रकार ऋणावेश की उत्पत्ति हो गई। अब इसकी आकृति किस प्रकार होती है और ये किस प्रकार खुले इसके सिरे होते हैं वो देखते हैं कि सिलिकॉन है, ये इसकी परतदार संरचना, जो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार इनके बीच में स्थित होगा, ऑक्सीजन इस प्रकार इनके बीच में स्थित होगा, ये ऑक्सीजन और ये क्या है, सिलिका। अब सिलिकॉन और ऑक्सीजन इस प्रकार एक दूसरे के बीच में बंध बना कर रखते हैं, ये क्या, इनके खुले सिरे होते हैं, और इनके खुले सिरों पर कौन स्थित है, ऑक्सीजन। मतलब क्रिस्टल है, सिलिका और ऑक्सीजन, हमने देखा कि ये इसकी परतदार संरचना होती है क्ले की। अब क्ले में क्या होगा, सिलिका है जो इनकी परतदार संरचना, इनके बीच में ऑक्सीजन किस प्रकार बंध बना कर रखता है कि हमने पिछली बार पढ़ा था, मान लो केओलिनाइट की संरचना इस प्रकार पढ़ी थी, या माउंट मोरेलोनाइट मान लो कि SiAlSi, ये इस प्रकार थे, इनके ये सिरे थे। अब ये ऑक्सीजन है वो किस प्रकार बंध बनाते हैं कि ये ऑक्सीजन के अणु है और ये सिलिकॉन के अणु है और ये ऑक्सीजन है। अब इस सिलिका के अणु इस प्रकार स्थित हैं परतों के रूप में, इनके बीच में जो ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो क्या है, खुले सिरों पर स्थित होते हैं, इसलिए इसे खुले क्रिस्टल किनारे बोलते हैं कि खुले सिरों पर ऑक्सीजन स्थित है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किस प्रकार, मृत्तिका कणों पर अपनों को ऋणावेश की उत्पत्ति करनी थी, तो ये ऑक्सीजन ऋणावेश की उत्पत्ति करवाता है कि क्रिस्टल के क्या है, ये खुले सिरे, और खुले सिरों पर क्या स्थित है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर क्या पाया जाता है, ऋणावेश, और इस प्रकार हम मृत्तिका कणों पर ऋणावेश की उत्पत्ति कर लेते हैं। ये थे हमने मृत्तिका कणों पर ऋणावेश की उत्पत्ति पढ़ी। बच्चों अब क्या है कि इसमें मैं वापस रिपीट करती हूँ कि समाकृतिक प्रतिस्थापन और खुले क्रिस्टल किनारे दो प्रकार से हमने आवेश की उत्पत्ति की है। कि समाकृतिक प्रतिस्थापन में हमने पढ़ा था कि समान जो प्रकृति के आवेश है वो दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, मतलब प्रबल धनायन है वो दुर्बल धनायन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, उससे हमारे पास एक चार्ज बचेगा, एक या दो जितने भी चार्ज बचते हैं वो क्या करते हैं, ऋणावेश की उत्पत्ति करते हैं। अभी हमने सेकंड पढ़ा है खुले क्रिस्टल किनारे, इसमें क्या है कि खुले सिरों पर क्या पाया जाता है, ऋणावेश, और ये मतलब खुले सिरों पर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है, ऋणावेश। इस प्रकार हम ऋणावेश की उत्पत्ति कर लेते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नहीं, नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है, जैसे इसका जवाब हमें जरूर दे कमेंट में कि दूध उबलने पर बर्तन से बाहर आ जाता है परंतु पानी नहीं, क्यों? मतलब दूध को अगर उफानते अपने यहाँ उबालते हैं तो कभी कभार क्या होता है, ध्यान नहीं जाने पे बर्तन से बाहर आ जाता है, और पानी को जितना मर्जी उबाल ले वो बर्तन से बाहर नहीं आता। इसका रीज़न क्या है, इसे हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।